नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी मैटर्स और आज संजय मेहता फाइनेंशियल सर्विसेज के फाउंडर संजय मेहता जी के साथ हम मौजूद हैं। बाजार में जो ज़बरदस्त बिकवाली आई है उस पर चर्चा करते हैं। संजय, डोनाल्ड ट्रंप ने जो तबाही अमेरिका पर लाई है उसके बाद ऐसा लगता है कि हमारे मार्केट्स भी बहुत बुरे तरीके से झटके खा रहे हैं, हिचकोले खा रहे हैं। आप इसे कैसे देखते हैं? अगर आपको याद होगा, हमने पिछले कई एपिसोड में डिस्कस किया था कि प्रेसिडेंट ट्रंप क्या करेंगे कोई नहीं कह सकता। मतलब उनका प्रेडिक्शन, उनके एक्शन में करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। मुझे तो कई बार लगता है कि वो खुद ही नहीं जानते हैं कि वो कल क्या डिसीजन ले लेंगे। शुरुआत में जब टैरिफ्स का उन्होंने किया था तो उन्होंने पहले मैक्सिको कनाडा पे लगाया, फिर पोस्टपोन किया, फिर वो किया, तो बहुत लोगों को लग रहा था कि शायद वो नहीं इस स्टेज तक आएंगे। लेकिन अब जब उन्होंने लिया है और इतने सख्त कदम लिए हैं तो पूरे वर्ल्ड मार्केट्स टर्मोइल हुए हैं इस वक्त। इंडिया फिर भी थोड़ा सा बचा हुआ है बिकॉज हमारे ऊपर इतने ज़्यादा टैरिफ नहीं लगे हैं। हम 26% पे हैं वीजा अगर आप चाइना की बात करें, मेरे ख्याल से 54 पे हैं, वियतनाम 42 पे, तो उस हिसाब से थोड़ा तो है, बट फर्क तो पड़ेगा जब इतनी बड़ी यूएसए जैसी इकोनॉमी हिलेगी। और वहाँ का तो अगर आप देखें तो उनका जो नैस्डैक है वो तो ऑलरेडी बेयर टेरिटरी में है। मतलब हम टॉप से 20% को लेके चलते हैं, वो ऑलरेडी 20% से नीचे गिर चुका है। डाउ जोन्स भी लगभग 15% है। हम लोग अगर एक और देखें तो जैसे मार्च के शुरुआत में हम लोग जो अपनी लो लेवल्स पे आए थे इंडेक्स पे, हम तकरीबन वही हैं। जो थोड़ी सी रिकवरी हुई थी वो वहीं के वहीं पहुंच चुके हैं वापस। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा और विश्लेषण के तौर पर आगे लेकर चलूँ, 26% के आसपास टैरिफ भारत पर, 37% के आसपास टैरिफ चाइना पर, अन्य देशों पर जाहिर सी बात है अलग अलग टैरिफ है। वियतनाम पर सबसे ज़्यादा टैरिफ है 60% के आसपास, और कनाडा 25% है, ऑटोमोबाइल्स और बाकी सारा सब कुछ। चाइना भी, सॉरी आपको इंटरप्ट, चाइना पे एक और पहले भी 20% लग गया था। हाँ, लेकिन अब तो इन टोटल वो लगभग 54 पे है, 54%। लेकिन अभी जो फिलहाल आज की डेट में जो न्यू लिबरेशन डे टैरिफ कहते हैं वो 37% है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ की जो नीति है इससे भारतीय बाजार पर इतना असर जो पड़ रहा है उसकी प्रमुख वजह आपको क्या लग रही है? क्या हमारा खुद का मार्केट डायनेमिक्स खराब है या ये सिर्फ एक इंटरनेशनल इवेंट का रिस्पॉन्स है? देखिए, दोनों चीज़ें हैं इसके अंदर। अब जो वो डिसीजन ले रहे हैं, जैसे उन्होंने कार्स पे और मोटर पार्ट्स पे फ्लैट 25% लगा दिया जो हमारे ऊपर भी है, तो उसी में आप देखें तो आज सुबह तो टाटा मोटर्स का शेयर एक स्टेज पे 10% सर्किट पे भी था, लोअर उस पर। कंपनीज लाइक लेट्स से मदरसन सुमी, उनका आई थिंक 25% से ज़्यादा रेवेन्यू यूएस से आता है, तो उन पे तो फ़र्क पड़ेगा। लेकिन अब ये कैसे ग्लोबल जो सप्लाई चेन्स हैं ये कैसे रीसेट होंगी ये कहना बहुत मुश्किल है। आप आज के अखबार अगर आप पढ़ें तो आप उसमें नोट करेंगे एप्पल ने पिछले 3 दिन में 3 प्लेन लोड्स इंडिया से प्रोडक्ट्स के फोन एंड बाकी के यूएसए भेजे, सो दैट 9 अप्रैल जब से टैरिफ एक्सेल में लागू होंगे उससे पहले वो सब वहाँ पहुँच जाए जी। बट इंडिया पे बहुत ज़्यादा तो नहीं पड़ेगा, लेकिन पड़ना तो है। जो हमारे एस्टिमेट्स आ रहे थे कि मे बी 6.5 6.6 जीडीपी, तो कम से कम आधा प्रतिशत तो कम होगा। बिल्कुल। अभी कई इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज ने भारत की जीडीपी को 0.5% रिड्यूस करने की बात कह दी है और ये प्रेडिक्शन सामने दिखाई दे रहा है। जाहिर सी बात है इसका असर पड़ेगा, लेकिन हम फिर भी दुनिया के सबसे तेज़ी से आगे बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक होंगे, इसमें तो कोई शक नहीं है। बिल्कुल। लेकिन अब आते हैं अमेरिका के मूल स्ट्रक्चर पर। अमेरिका के बारे में कहा जा रहा है कि ये मैनिक मंडे होने जा रहा है। ये शब्द का इस्तेमाल तमाम अमेरिकी टीवी चैनल्स पर किया जा रहा है कि मार्केट में ब्लड बाथ होने जा रहा है, मैनिक मंडे है, सब कुछ एक तरह से तबाह हो जाएगा। डिप्रेशन की तरफ बढ़ता हुआ अमेरिका अब कई अमेरिकी अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों को दिख रहा है। डिप्रेशन के मुहाने पर खड़ी अमेरिकी अर्थव्यवस्था दुनिया के लिए कितना बड़ा खतरा है? खतरा तो है, जब उन पे इम्पैक्ट आएगा तो सब जगह पे ही आएगा। और दूसरी चीज़, लेकिन ये कहना, प्रिडिक्ट करना कल क्या करेंगे डिसीजन प्रेसिडेंट ट्रंप, बहुत मुश्किल है। मैं आपको उदाहरण के तौर पे कहता हूँ, जैसे वियतनाम ने जो बोला कि ठीक है हम सारे टैरिफ हटा देते हैं, तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा थैंक यू। उसके आगे क्या, उन्होंने कुछ नहीं। आप जो फॉर्मूला देखें, फॉर्मूला क्या है एक्चुअली? फॉर्मूला एक्चुअली परसेंटेज जो टैरिफ लगाया है उसके हिसाब से कैलकुलेशन नहीं है।
फॉर्मूला है कि कितना लेट से वियतनाम उनको एक्सपोर्ट कर रहा है, कितना इंपोर्ट कर रहा है, उसका जो गैप है उससे रिलेटेड है जी। तो अब आप इसको डायरेक्टली टैरिफ से कैसे कैलकुलेट करोगे, बड़ा मुश्किल है। इंडियन गवर्नमेंट इज आई थिंक ऑलरेडी, हम तो इससे पहले से ही उनसे वार्तालाप चल रहा है। हाँ। शायद कुछ अच्छा निष्कर्ष निकल आए। हाँ, अभी तो ये कहा जा रहा है कि भारत सरकार और कई और सरकारें अमेरिकी की सरकारों से बात कर रहे हैं और खास करके 3 अर्थव्यवस्थाएं जो हैं वो बात कर रही हैं, भारत, ब्राज़ील और उसके साथ साथ अर्जेंटीना की बात भी चल रही है, जो कि द्विपक्षीय ट्रेड टैरिफ नेगोशिएशंस हैं। 9 तारीख से पहले डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि ये वार्ता खत्म हो जाए और इसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तौर पर कहा जा रहा है, जिस तरह से नाफ्टा और बाकी तमाम ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं। जाहिर सी बात है ये भी तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन आज जो रिस्पांस, मंडे को जो रिस्पांस हमने मार्केट में देखा और जो कि एंटिसिपेशन में था, क्योंकि जो अभी अमेरिकन मार्केट्स का जो क्योंकि फ्राइडे को जो वो 5% 6% गिरे थे, हम लोग गिरे एंटिसिपेशन है, तो अब जाहिर सी बात है हो सकता है कि 1-2 दिन और बिकवाली ऐसे ही चलेगी और शायद हम अभी निफ्टी के आधार पर अगर देखें तो तकरीबन 500 पॉइंट या 1000 पॉइंट और नीचे गिर सकते हैं, मैक्सिमम यही अंदाज़ा है लोगों का। ऐसे में पूरी इंडियन अर्थव्यवस्था पर सवाल तो खड़ा हो ही रहा है, निवेशकों की हालत टाइट है और हर कोई अब ये सोच रहा है कि भाई हमसे अब क्या गलती हो गई, हमने क्या किया। तो निवेशकों के इस पैनिक को आप कैसे देखते हैं? देखिए, रोज अपने पोर्टफोलियो देखना निवेशकों को थोड़े टाइम के लिए छोड़ देना चाहिए। स्पेशली जब निवेशक इक्विटी मार्केट्स में, म्यूचुअल फंड हो चाहे डायरेक्ट शेयर में, जब उसके थ्रू इन्वेस्ट करते हैं तो एक लंबी अवधि के लिए करते हैं और इक्विटी का तो यही है, उतार चढ़ाव तो चलना ही है और ऐसे 15% डाउन तो कोई बहुत बड़ा डाउन नहीं है। अगर आप पीछे जाए तो कोविड में तो मार्केट्स 40% गिर गई थी। हाँ, इस बार ये थोड़ा है कि सितंबर से शुरू हुआ है ये और सितंबर से अब 7वां महीना है, करीब करीब हम लोग नीचे ही हैं और जो नए निवेशक आए थे कोविड के बाद उन्होंने इतना शार्प थोड़ा देखा नहीं था, बट इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। इसीलिए तो एफडी के अगेंस्ट यही रहता है ना, अगर इक्विटी भी फ्लैट रिटर्न अच्छा दे दे तो फिर लोग एफडी तो कभी करेंगे नहीं ना। तो कोई घबराने की बात नहीं है। रोज रोज अपना वो देखिए, आपने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया, आपके गोल्स लॉन्ग टर्म के हैं तो ये ठीक हो जाएगा, कोई नी जर्क रिएक्शन करने की जरूरत नहीं है। देखिए, अभी अगर आप पोर्टफोलियो में कोई अपना निवेशक देखेगा तो उसको अनरियलाइज लॉस दिख सकता है या उसके गेन्स थोड़े कम हो गए हैं, बट ये एक्चुअल नहीं है। अगर वो पैनिक करके बेच देता है, और जो कि सबसे बहुत बड़ी गलती होगी, ये तो मौका है कि डिस्काउंट सेल लगी हुई है, सब कुछ अच्छे शेयर्स, अच्छे म्यूचुअल फंड के एनएवीज गिरे हुए हैं, अगर आपके पास लिक्विडिटी है तो अभी भी इन्वेस्ट करना चाहिए। हाँ, इकट्ठा एक झटके में नहीं, क्योंकि ये जो इश्यू है, ये जो प्रॉब्लम है 1-2 दिन 4 दिन में खत्म नहीं होगी, हो सकता है कई महीने भी लग जाए। तो धीरे धीरे, जैसे हम कहते हैं एसटीपी रूट के थ्रू इन्वेस्ट करना चाहिए। मुझे नहीं लगता कोई इतना घबराना है। और देखिए ना, 4 मार्च को भी तो हम इसी लेवल पे थे, अब इतना उतार चढ़ाव हुआ वर्ल्ड में, हम फिर भी वही हैं, तो उस हिसाब से देखें तो हम इतना नहीं गिरे जितना अमेरिका गिरा है। बिल्कुल, लेकिन अब यहाँ पर जो एक जनरल माइंडसेट है, जब प्रॉफिट आ रहा होता है तो हर कोई उसे एक फैक्टर ऑफ राइट मान लेता है कि भाई प्रॉफिट तो आना ही, हमने इन्वेस्ट किया, निवेश किया। लेकिन जब घाटा दिखता है, भले वो नोशनल हो, आपके हाथ में घाटा नहीं आ रहा, लेकिन जब घाटा दिखता है तो आदमी पैनिक में बहुत सारी गतिविधियां करता है। पैनिक मार्केट में है, इस बात को तो आप मानेंगे। बिल्कुल। और इस पैनिक सिचुएशन में लोगों से गलतियां भी होंगी। अब इसमें एक बहुत बड़ी गलती जो आमतौर पर लोग करते हैं, वो अलग अलग जगहों पर अपने निवेश को डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। सिप बंद कर दो, गोल्ड खरीद लो, सिप बंद कर दो या बाकी चीज़ें कम कर दो, कहीं ज़मीन मिल रही है, पैसे हैं, वहाँ लगा दो, स्टॉक मार्केट में मत लगाओ। जैसा भी आपने कहा, आपके पास लिक्विडिटी है, स्टॉक मार्केट में लगाओ। लेकिन लोग ऐसा नहीं करते। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हम आपके सामने भी होंगे जहां लोगों ने एक्चुअली मार्केट से पैसा निकाला होगा, लेकिन अब मार्केट में डालने के बजाय आज वो या तो उससे गोल्ड खरीद रहे होंगे, ज़मीन खरीद रहे होंगे, या फिर एफडीज बना रहे होंगे। ऐसे लोगों के बारे में आप क्या कहेंगे? अच्छा जी, हम पिछले इतने एपिसोड में डिस्कस करते थे कि एसेट एलोकेशन सबसे ज़रूरी है, बट आप एकदम सही कह रहे हैं। ह्यूमन नेचर ये है कि जो एसेट क्लास रिटर्न दे रही है, अब गोल्ड ने सडनली पिछले 1 साल में बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, तो अब सडनली लोग गोल्ड की तरफ जा रहे हैं।
इस टाइम पे वो ये भूल जाती हैं कि गोल्ड जब रिटर्न नहीं देता तो 6-6, 7-7 साल का, 10-10 साल का प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है कि गोल्ड ने 10 साल तक कोई रिटर्न नहीं दिया। इतना पुराना भी नहीं, 2002 से 2012। तो इस टाइम वो हाई पे है, तो जो एसेट क्लास हाई पे है वहां पे एकदम से जाना तो ठीक नहीं है। हाँ, आपके एसेट एलोकेशन के हिसाब से डालो। अगर आप नए निवेशक हो या हो और आपको गोल्ड लेना है, प्लीज अपने पोर्टफोलियो का हम नॉर्मली यही एडवाइस करते हैं 5 से 10% गोल्ड में डालो। प्रॉपर्टी तो वैसे ही बहुत इलिक्विड है, और प्रॉपर्टी का तो इनिशियल अमाउंट, एक छोटा फ्लैट भी अगर आप एनसीआर में देखें तो आजकल 1 करोड़ से कम नहीं मिलता कहीं पे। तो उसके लिए डालने के लिए तो आपका नेटवर्थ बहुत ज्यादा होना चाहिए। तो अगर आप हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल है तो ठीक है, आप 1/3 अपना डालें उसके अंदर, और यहीं पे आपका डेट, इक्विटी और ये सब कुछ करके, वही पुरानी बात है, एसेट एलोकेशन अगर आपने पीछे सही की हुई थी तो मेरे ख्याल से आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपने पहले प्रॉफिट अगर बुक किए हुए थे तो ऑटोमेटिकली अब आपका एसेट एलोकेशन चेंज हो गया है, मार्केट नीचे है, अब वापस डेट से इक्विटी में शिफ्ट करिए। बिल्कुल, लेकिन एसेट एलोकेटर की बात तो तब होगी जब लोग इस पूरे बिजनेस को समझने की कोशिश करें। समस्या यहाँ पर यह है कि आज हमारे निवेशक टिप्स पर काम करते हैं, और ख़ास करके सोशल मीडिया पर इतने सारे लोग हैं जो आकर अपना ज्ञान बांटते हैं, और इस वाचन में बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हो जाता है और फिर उनकी अपनी दुकान चलने लगती है। ये जो एक पूरा कॉम्प्लेक्स बन गया है, इस कॉम्प्लेक्स से किसी व्यक्ति को बाहर निकालना या उस अपने आप को बचा कर रखना कितना मुश्किल या कितना आसान है आपके हिसाब से? देखिए, जब आपके शरीर में कोई तकलीफ होती है तो आप डॉक्टर के पास जाते ही हैं। आपको कोई कानूनी किसी केस में फंस गए, आप एक लॉयर के पास जाते हैं। वैसे ही जब इस फील्ड में प्रोफेशनल फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं, आपको जाके उनकी हेल्प लेनी चाहिए। वो आपका पूरा रिस्क चार्ट देख के, आपकी रिस्क एपिटाइट देख के, पूरा आपसे डिस्कस करके आपका एक प्लान बनाएंगे। और यही वक्त है जो कि फाइनेंशियल एडवाइजर्स को भी अपने क्लाइंट की हैंड होल्डिंग करनी पड़ती है। अभी हाल ही में डेटा आया है कि जो सिप क्लोजर हैं, कुछ एक डायरेक्ट मोड के होते हैं जो क्लाइंट खुद करते हैं डायरेक्टली एएमसी के साथ, ये तो मार्केट का है, उतार चढ़ाव होना ही है। सिप्स तो कंटिन्यू करते जाओ और भी ऐड करते जाओ। मतलब आज भी इतनी गिरी हुई मार्केट में भी अगर हम इंडेक्स की बात करें, जैसे यूटीआई निफ्टी इंडेक्स, क्योंकि हम डायरेक्टली म्यूचुअल फंड्स की बात नहीं कर सकते हैं, इंडेक्स की बात करें तो 5 साल का अगर किसी ने सिप इंडेक्स में भी रखा था, अजय जी, वो आज भी डबल डिजिट रिटर्न दे रहा है। कंपेयर टू क्या आप करेंगे, एक एफडी से अगर आप कंपेयर करेंगे, एफडी 8% की भी, और उसके बाद दोनों का टैक्स ट्रीटमेंट भी अलग है। एफडी आपकी इनकम स्लैब 20-30%, यहाँ पे आपको मैक्सिमम 1 साल के बाद 12.5% है जी। तो एक बहुत बड़ा एक कल्चरल डिफरेंस है। अब आ जाते हैं कुछ गूढ़ सत्य पर। अगले 4 से 6 महीने अनसर्टेनिटी वैसी ही रहेगी जैसा कि अभी हम देख रहे हैं, और उसमें कोई भी स्थिति बदलती नहीं दिख रही। जॉब डेटा इतना ज़बरदस्त अमेरिका का आया, लेकिन इन्फ्लेशन बहुत बढ़ने जा रहा है, और टैरिफ की वजह से वहाँ पर महंगाई की दर बढ़ेगी, जिससे अमेरिकन इकॉनमी स्ट्रेच होगी। ये जो अमेरिकन इकॉनमी का स्ट्रेच है, ये उसकी गति को रोकेगा। अमेरिका इकोनॉमिक ड्राइवर है पूरी दुनिया का, उसकी गति रुकती है तो पूरी दुनिया की गति रुकती है। इसका एडवर्स इम्पैक्ट ऑन एन एवरेज जनरल पोर्टफोलियोज पर क्या देखते हैं आप? देखिए, बहुत मुश्किल है अभी कहना। अब ये इवेंट्स जैसे जैसे प्ले आउट होंगे वैसे वैसे पता चलेगा। जिनके यूएस फंड्स में अगर आप देखें तो वहाँ तो बहुत ज़्यादा गिरावट है। उनके जो शेयर्स हैं, जो हम फैंग कहते हैं या जो एनवीडिया जैसे हो, तो बहुत ज़्यादा गिरावट है। बट इंडिया में इतना ज़्यादा नहीं है। फिर एक चीज़ आप ये भी देखिए, हमारे कुछ सेक्टर्स हैं जो इससे कभी प्रभावित नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं हॉस्पिटल्स की जी। हमारे यहाँ पे हॉस्पिटल्स का इंटरनेशनल से कोई लेना देना नहीं है। फिर हम बात करते हैं लेट्स से हॉस्पिटैलिटी, होटल ट्रेड एंड ऑल, वहाँ पे भी अगर आप देखें कोविड के बाद से इंटरनेशनल टूरिस्ट कितना ज़्यादा नहीं आया है, लेकिन वो सेक्टर इतना अच्छा चल रहा है क्योंकि डोमेस्टिक में ही बहुत ज़्यादा हुआ है। और एक और सिल्वर लाइनिंग है कि अगर आप देखें पिछले 5 दिन में क्रूड का रेट भी बहुत गिरा है। ब्रेंट जो $75 पर बैरल था वो लगभग आई थिंक 65 पे पहुंच गया है। और आपको तो पता ही है इंडिया में सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पेट्रोल एंड गोल्ड भी थोड़ा सा गिरा है। बस दिक्कत ये है कि यहाँ पे सरकार को कदम अच्छे और जल्द लेने पड़ेंगे।
अब अभी कुछ देर पहले उन्होंने, सरकार ने क्या किया, कदम तो लिया, 2 रुपए एक्साइज बढ़ा दिया एक्सपोर्ट ऑफ उस पे। इंडियन डोमेस्टिक में आप पेट्रोल डलवाने जाएंगे आपको कोई फर्क नहीं पड़ा उन्होंने, लेकिन अपनी सरकार ने आमदन बढ़ा ली। जबकि ये तो वक्त है कि कंज्यूमर को थोड़ा रिबेट देने का जी, थोड़ा रेट कम करने का, ताकि आपकी इन्फ्लेशन भी एडजस्ट हो। बट सरकार को थोड़ा फास्ट तो होना पड़ेगा रिएक्शन में। अब ये यहीं पर आकर बातें अटकने लगती हैं। हम सब उम्मीद कर रहे थे कि आरबीआई रेट्स को अब मॉडरेट करेगा, और अगर आप देखें तो अमेरिका में भी फेड रेट्स को कम करने का ज़बरदस्त प्रेशर है। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि जल्द से जल्द रेट्स कम हों। आरबीआई की तरफ से भी इंडिकेशन है कि 9 अप्रैल को जब बैठक होगी तो उस समय भी रेट 25 बेसिस पॉइंट कम करने की बात कही जा रही है। लेकिन अगर आज देखा जाए तो रेट को वास्तविकता में कम से कम 100 बेसिस पॉइंट कम होना चाहिए आज की मौजूदा परिस्थिति के आधार पर। हमारी सरकार इस तरह के फैसले नहीं ले रही। एक और बहुत बड़ा गैप है जिसके बारे में चर्चा हो रही है, जो कैपिटल गेन्स टैक्स FIIs पर, उसको कम करने की पेशकश और पैरोकारी बड़े पैमाने पर की जा रही है कि इससे विदेशी निवेशक आपके मार्केट को ज़्यादा अच्छा मानेगा, क्योंकि जैसे ही आप रुपी और डॉलर का जो डिफ्रेंसिएशन है वो देखते हैं तो यहाँ का गेन कोई गेन है ही नहीं FIIs के लिए। तो इस तरह के कदम अगर सरकार नहीं उठाती है या इस पर ध्यान नहीं देती है तो क्या ये निवेशकों के अहित के कदम नहीं है? देखिए, अब सरकार अपने डिसीजन अपने लेवल पे अपने हिसाब से ही लेती है, बट आपने जो पॉइंट्स किए बहुत अच्छे पॉइंट है और बहुत रेलिवेंट है। इन्हीं पे अगर जितनी जल्द हो डिसीजन और जितने अच्छे कदम उठेंगे उतना ही इस सब का इम्पैक्ट इंडियन इकोनॉमी पे कम होगा। अब 9 तारीख को उम्मीद तो यही है, आरबीआई कम से कम 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट करेगी जी। क्या पता अगर 50 कर दे तो बहुत अच्छा, वैसे उम्मीद है नहीं उसकी। बिल्कुल। तो 25 अभी किया, 25 अभी 50 ही टोटल हुआ है। आप एकदम सही कह रहे हैं, इस साल में और ज़्यादा होना चाहिए। पर अब ये सारी चीज़ें इतनी इंटरलिंक्ड है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ पे तो मैं तो कुछ कह नहीं सकता हूँ, आप ज़्यादा बेहतर उसमें बोल सकते। मैंने तो खैर आज ट्वीट में भी लिखा है कि भाई एक ज़माना था जब हमारे ही देश के बहुत सारे राजनेता कहते थे कि भाई पैसा कमाना है तो मार्केट में लगाओ, डिफेंस स्टॉक्स में लगाओ। आज वो तमाम नेता चुप बैठे हैं। बहुत सारे नेता थे जो कहते थे कि भाई एक ही दिन में मार्केट इतना बढ़ा और उसके बाद गिर गया, इसमें लोगों ने पैसे कमाई की है, ये बहुत गोरख धंधा है। आज वो सब चुप है मार्केट के इस तमाम चीज़ों पर लेकर। ट्रंप के टैरिफ का इम्पैक्ट देश की इकॉनमी पर क्या होने जा रहा है इसके बारे में हमारे देश में कोई चर्चा ही नहीं हो रही। हमारे देश में चर्चा तमाम अन्य मुद्दों पर हो रही है। हम रामनवमी पर जितना वक्त गुजार रहे हैं उसके बजाय हम अर्थव्यवस्था पर चर्चा करते हैं तो शायद बहुत फ़ायदा होता है। खैर, ये तो राजनीतिक पहलू है, इस पर क्या किया जा सकता है, चर्चाएं बहुत हो सकती हैं। लेकिन हम अपने निवेशकों पर वापस आते हैं। देखिए, आज हमारे बहुत सारे निवेशक हैं जिनके अलग अलग तरीके से पैसे मार्केट में लग रहे हैं। जो NPS स्कीम है उसमें भी पैसे मार्केट में ही लग रहे हैं। PF का पैसा भी एक हिस्सा मार्केट में जाकर लग रहा है। आम आदमी का पैसा मार्केट में लग रहा है। मार्केट से मुनाफा नहीं होगा तो लोगों को मुनाफा नहीं होगा। तो अल्टीमेटली मार्केट को तो स्ट्रेंथन करना ही होगा और वहाँ पर चीज़ें करनी ही होगी, चाहे वो सरकार करे या इंस्टीट्यूशंस करें। अब ऐसे में जैसे कुछ सेक्टर्स आपने बताए जहाँ पर उम्मीद है कि चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। एक और सेक्टर है जिस पर मैं चाहूँगा कि आप अपनी राय सामने रखें। जितने कंजम्पशन सेक्टर्स हैं, अब जैसे लोग रोटी, बिस्किट, टूथपेस्ट, इसका इस्तेमाल तो नहीं कम करने जा रहे हैं। बिल्कुल सही। तो FMCG कंपनियां, क्या FMCG कंपनियों में निवेश या उस सेक्टर में निवेश लोगों को बेहतर नतीजे दे सकता है, बचा सकता है? देखिए, हम तो सिर्फ इतना कहेंगे, FMCG शुरू से डिफेंसिव सेक्टर रहा है, FMCG और फार्मा। तो FMCG में तो कोई लगता नहीं है कोई असर आएगा, पर निवेशक को इतनी नॉलेज नहीं है कि वो सेक्टोरल जा सकता है। और डायरेक्ट इक्विटी आप खुद ही कह रहे हैं कि लोग कितना पैनिक कर रहे हैं, तो उनको म्यूचुअल फंड का रूट या एडवाइजर के थ्रू, PMS के थ्रू ही जाना चाहिए। इस पर कोशिश नहीं कर रहे। दूसरा, जैसे फार्मा की अगर बात करें, अब प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये भी बोल दिया कि फार्मा के अभी आने हैं टैरिफ्स, तो फार्मा के क्षेत्र में भी एकदम से भूचाल आ रखा है। सो जो एमफी जो स्कीम लाती है, म्यूचुअल फंड सही है, सिप करो, मैं तो वही कहूँगा। आपने जो NPA वगैरह की NPS की बात की, बिल्कुल सही है, बट उसमें कुछ प्रतिशत जाता है जी। बट वो सब लॉन्ग टर्म के लिए, ये सारा पैसा उनको रिटायरमेंट के बाद ही लेना है, तो तब तक लॉन्ग टर्म में ये छोटा सा एक ब्लिप रह जाएगा, मेरा मानना ये है। तो अंततः आप क्या एडवाइस करेंगे अभी? पैनिक के वर्सेस निवेश सोच समझकर,
क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? बिल्कुल कोई वजह नहीं है पैनिक करने की। वर्ल्ड में अगर इंडिया सबसे नंबर 1 नहीं बनेगा रिकवरी के बाद तो टॉप में ही रहेगा। हमारी इकोनॉमी इतनी ख़राब नहीं है, ये भी पास होगा। इन्वेस्टर्स को घबराने की बात नहीं है, सिर्फ चल रहे हैं, चलने दो। अपनी एसेट एलोकेशन पे देखो और ऐसे टाइम पे पीस ऑफ माइंड के लिए रोज़ रोज़ अपने पोर्टफोलियो देखना छोड़ दो। चलिए, तो ये मशवरा आपके लिए सबसे कारगर है। रोज़ रोज़ पोर्टफोलियो देखना बंद कीजिए, क्योंकि रोज़ टेंशन बढ़ाने से बेहतर है कि महीने में एक ही दिन बढ़ाया जाए। और वैसे भी अगर आप देखें तो रोज़ दिन तो कोई पैसा निकाल नहीं रहा है और ना ही कोई रोज़ दिन पैसा डाल रहा है, तो रोज़ दिन देखकर पैनिक कर कर चीज़ों को ख़राब करने से तो कोई फ़ायदा है नहीं। हाँ, एक मसला बिल्कुल सही है, ये साल जैसा कि हमने इस साल की शुरुआत में आपके सामने कहा था, ये चौपी साल है। साइडवेज मार्केट के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ऐसे में अगर इस साल आप अपने पैसे को संभाल कर अच्छे तरीके से रखें और वक्त दर वक्त उसका निवेश बढ़ाएं